यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जेजेएसएफ से प्रेसिडेंट पुष्पिंदर सिंह। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, आखिर जेजेएसएफ है क्या। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक्स। जेजेएसएफ के आप प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जेजेएसएफ का गठन कब हुआ, इसके क्या क्या कार्य रहते हैं। आम जनता की बात की जाए या आजकल की यूथ की बात की जाए तो जेजेएसएफ कैसे कार्य करती है? देखिए, जेजेएसएफ जम्मू जॉइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1986 में हुआ और इसके गठन का जो कारण रहा वो ये रहा कि जम्मू के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भेदभाव होता रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होती रही है और ख़ास करके यहाँ के स्टूडेंट को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। और कोई भी ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं थी, इंडिपेंडेंट और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो जम्मू की आवाज़ इतने सही तरीके से रख पाती थी। चाहे वो एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, वो सारी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड रहती हैं। तो जेजेएसएफ का गठन इसी सोच से हुआ कि जेजेएसएफ को एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे और जम्मू के साथ जो भी भेदभाव हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। जेजेएसएफ तक का आपका सफ़र कैसे रहा, कैसे शुरुआत आपकी हुई इस फील्ड में आने की? देखिए, मैं 1996 में जब जीजीएम साइंस कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि एक शहीदी स्थल है जहाँ पे 1966 के छात्र आंदोलन के दौरान 4 छात्र हमारे जम्मू के शहीद हुए थे। तो उनकी याद में जेजेएसएफ वहाँ पे मार्टियर्स डे हर साल 16, 17, 18 अक्टूबर को मनाती है। तो मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, मैं भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ। तो वहाँ पे मेरी इंटरेक्शन जेजेएसएफ के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र जम्वाल जी, उनसे हुई, काफ़ी इंस्पायर हुआ और मेरे अंदर एक जज्बा था कि जम्मू के लिए लड़ाई लड़ने का। तो मैंने फैसला किया कि यही एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन पॉलिटिकल है और जम्मू के लिए लड़ भी रही है। तो मैंने ये फैसला किया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे। और 96 से लेकर 2000 तक काफ़ी जद्दोजहद की हमने। उसमें 98 की एजुकेशन आई MBBS BDS की, जिसमें MBBS और BDS की एक लिस्ट निकली थी JNK के अंदर, जिसमें 90 to 95% कश्मीर के बच्चे एडमिट हुए थे और जम्मू के बच्चों को 5-7% शेयर मिला था जम्मू को। तो वो एजुकेशन मुझे आज भी याद है। 27 फेब को मेरा बर्थडे होता है और फर्स्ट डे मैंने साइंस कॉलेज में वो प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सिर्फ मेडिकल ब्लॉक में खाली करवा पाया, प्रोटेस्ट करवा पाया। तो फिर मैंने उस एजुकेशन की मोबिलाइजेशन की उसी दिन, सेम डे। और 28 को मेरा पूरा जीजीएम साइंस कॉलेज, मैं उस समय कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट भी था, तो पूरा साइंस कॉलेज बाइकाट हुआ। हम बाहर रोड पे आए और पुलिस ने जब हमें कन्फ्रंट किया तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी उनको आगे से रिपेल किया और पथराव वगैरह शुरू हो गया। और पथराव इतना ज़्यादा हो गया कि सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक पथराव होता था वहाँ पे। पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में एक बैटल सी स्टार्ट हो चुकी थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखते हुए 1 तारीख को मार्च को ऑर्डर कर दिया 2 दिन के लिए कॉलेज बंद। और 2 मार्च को तब यहाँ पे SHO स्वतंत्र अरोड़ा जी थे। जब मैं कॉलेज आ रहा था, उन्होंने मुझे वहाँ पे रास्ते में रोका और मुझे अरेस्ट करके थाने ले गए। और वो मेरा पहला पॉलिटिकल अरेस्ट था और मैं कहूँगा वहीं से हमारी जो शुरुआत हुई। और 2000 में इवनिंग कॉलेजेस की एजुकेशन लड़ी हमने। जम्मू के अंदर इवनिंग कॉलेजेस जो होते थे वो कैंप कॉलेजेस हुआ करते थे, माइग्रेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे। तो हमारी एजुकेशन कोई 1-1.5 महीना चली। तो उस टाइम भी हम अरेस्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट को हमारी बात माननी पड़ी और जितने भी कैंप कॉलेजेस थे जम्मू के, उनको इवनिंग कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया, ताकि बच्चे जो कम परसेंटेज वाले थे वो उनकी भी एडमिशन हो सके। क्योंकि हाई परसेंटेज वालों की एडमिशन हो जाती थी, उनको जॉब भी मिलती थी। हमारा ये मानना था कि जो कॉलेज में गांव के बच्चे आते हैं, रूरल एरियाज़ के बच्चे आते हैं, उनको दिन में काम करना होता है, उनको खेतों में काम करना होता है, ट्यूशन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो खींच के अगर पास होते हैं तो अगर वो एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे और उनको जॉब भी नहीं मिलेगी, उनका फ्यूचर कहाँ गया। तो उनके लिए हमने लड़ाई लड़ी और उनको भी एडमिशन हमने कॉलेज में करवाई। जैसे आपने बताया कि कॉलेज टाइम पे आप वाइस प्रेसिडेंट थे जेजेएसएफ के, तो अब आप प्रेसिडेंट हैं, तो कितने ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में है और कैसे आप यहाँ तक? देखिए, ऑब्स्टेकल तो बहुत सारी आई रास्ते में, कोई आसान रास्ता नहीं होता। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और हर किसी से आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़नी होती है, जिनके पास पावर होती है। तो काफ़ी सारी मुश्किलें आई, लेकिन एंजॉय किया हमने
और 2000 में विद इन 4 years आई बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ JJSF, स्टेट इस प्रेजिडेंट। समय आप एडवोकेट भी है, उसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? JJSF की बात की जाए, आपके एज ए लॉयर। देखिए मेरे माइंड में एक कॉलेज के बाद एक विचार आया कि कहते हैं इंसान अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज तो लोग बोलते थे, लेकिन लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे जम्मू के अंदर आज भी ये कंसेप्ट है, अगर 4 लोग खड़े हैं, पुलिस वाले आते हैं, किसी को पकड़ के ले जाते हैं, हमें ये नॉलेज नहीं है कि हम उनसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, क्या हमें वो अरेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या हमें डिटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें मैंने खुद झेली थी जब मैं JJSF का काम कर रहा था, अरेस्ट हुआ, हमारे क्या राइट्स हमें पता नहीं था। तो मैंने फैसला किया क्यों ना लीगल एक एजुकेशन हासिल की जाए, और 2004 में मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। JJSF ने जैसे स्टूडेंट्स का आप बोलते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर ये काम करता है, तो अभी तक स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या किया गया है इस द्वारा? देखिए जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो ARC JJSF ने फाइट की और रीजनल काउंसिल की लड़ाई थी। फिर 98 में जब मैं JJSF में ही था तो मैंने बताया आपको MBBS BDS की एजुटेशन हुई और वो कामयाब हुई। उसी एजुटेशन के बाद आज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हमें मिली, उसी एजुटेशन के बाद आज सेपरेट एग्रीकल्चर कॉलेज हमें मिला, यूनिवर्सिटी मिली हमें। तो काफ़ी सारी इसमें हमें हासिल हुए। 2000 में इवनिंग कॉलेजेस हमने खुलवाए। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जम्मू के लिए अनाउंस हुई थी और वो चलेगी कश्मीर में, उसके लिए JJSF ने इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को हमने कंटेस्ट किया। यूनिवर्सिटी इवनिंग टाइम पे जैसे आप क्लासेस आपने लगवाई हैं, कॉलेजेस की बात की जाए, इसके अलावा किसी और जैसे आपने ही किया, उसके अलावा किसी और ने नहीं इस चीज़ के लिए सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए ये सब करना चाहिए? नहीं, इवनिंग कॉलेजेस की एजुटेशन थी वो इंडिपेंडेंटली JJSF ने कंटेस्ट किया, उसमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई हाथ नहीं था। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दौरान जब हमने एजुटेशन स्टार्ट की, 10-15 दिन के बाद जम्मू के आम लोग भी बाहर निकल के आए और एक फिर कॉमन प्लेटफॉर्म बना जिसको नाम दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदोलन समिति, जिसको हेड जज पवित्र सिंह जी ने किया और वो कन्वीनर थे। उस एजुटेशन में मैं को कन्वीनर था वहाँ पे। ज़्यादातर आप यूथ के साथ जुड़ते हैं, आजकल का जो यूथ है वो क्राइम की ओर बढ़ रहा है, बात की जाए ड्रग्स की, नशे की बात की जाए, उसकी ओर बढ़ रहा है, तो JJSF की टीम किस तरह से उस पर काम करती है? देखिए यूथ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि हमारी सरकार नहीं करती है। यूथ हमेशा ड्रग्स की तरफ तभी जाएगा जब वो एम्प्टी माइंडेड होगा या फ्री बैठा होगा। हमारी कोशिश रहती है उनको किसी न किसी तरीके से एक्टिव रखें, उनको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। JJSF की तरफ से हम मार्टिस डे के दौरान हम वहाँ पे टूर्नामेंट भी करवाते हैं। हम यहाँ एक फुटबॉल क्लब है, वहाँ पे हम उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं गेम्स में, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविज़म में, तो जिससे वो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए उनको टाइम ही ना मिले, गलत साइड जाने के लिए उनको टाइम ही ना मिले। गो बैक रोहिंग्याज की बात की जाए, कई संगठनों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, JJSF की टीम ने क्या किया उसमें? देखिए JJSF की टीम जो है वो मैंने पहले ही बताया आपको, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि हमने जम्मू के काफ़ी सारे कॉजेज़ के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कुछ टाइम से कह लो, JJSF इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही, ये मैं एडमिट करता हूँ। क्या कारण था जो आप बोले JJSF ज़्यादा एक्टिव ना रही? देखिए उसमें एक तो जो हमारे एक्टिविस्ट थे पास आउट हो गए, दूसरा ज़्यादा हमें सेटबैक तब लगा जब कॉलेजेस के अंदर पहले तो एनुअल सिस्टम हुआ करता था, अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया। स्टूडेंट्स को वो सिस्टम समझने में टाइम लग गया और अब हमारी कॉलेज की एज भी नहीं रही, तो वो एक्टिविस्ट ढूंढ के लाना और ऐसे लोगों को सामने लाना और इस तरीके से, जिस तरीके से JJSF काम करती आई है उस तरीके से उनसे काम करवाना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। तो उस पर हम काम कर रहे थे काफ़ी देर से, और आज आपने देखा हमने JJSF को रीऑर्गेनाइज करके फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया और JJSF फिर से ऐसा काम करेगी। और जो रोहिंग्याज का इशू है इस पर हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं, JJSF ने प्रोटेस्ट भी किए हैं और कॉलेज के अंदर भी प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने पहले बताया वो कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको फुर्सत नहीं है सेमेस्टर सिस्टम में, एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम, कभी इंटरनल एग्ज़ाम, कभी एनुअल एग्ज़ाम, कभी कोई एग्ज़ाम। तो इसलिए अब उस तरीके से हम वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि JJSF फिर पूरे पावर में बाहर आ सके। जैसे कि सरकार टूट चुकी है और BJP ने PDP से अपना समर्थन वापस ले लिया, तो ये फैसला कहाँ तक सही है और कितनी देरी हुई है इस फैसले को लेने में? आप किस नज़रिए से देखते हैं एज ए एडवोकेट, किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए फैसला तो ये जो आज हुआ है ये 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। BJP ने जब
पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, अलायंस किया था, और जो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, आप देखें पीडीपी का जो एक कहते हैं ट्रेडमार्क है भगवा कलर, उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बुकलेट आई थी उसमें देखें फ्रंट पेज पे भगवा था, और जब उस बुकलेट को लास्ट में चले जाएं तो वो ग्रीन हो गया था। तो उनके उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ही ये लग गया था कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया और जो सत्ता है उसको भोगने की ये तैयारी कर रहे थे। अब इस समय सरकार से बाहर आकर के जो इन्होंने ये बताया कि हम जम्मू की फ़िक्र करते हैं, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा था, जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, 3 सालों तक इन्होंने क्या किया? क्या इनको 3 साल में ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है? आज ये जो फैसला है टोटली पॉलिटिकल फैसला है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ह्यू एंड क्राइज थे कि जम्मू के अंदर बीजेपी ने सेपरेटिस्टों के आगे या महबूबा के आगे घुटने टेक दिए हैं। उस चीज़ का टैग हटाने के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है ताकि 2019 के अंदर मोदी सरकार को फिर से पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी मिल सके। 2019 में फिर से चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार क्या फिर से आएगी? देखिए, इस बार ये कहना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, ये तो खैर हिंदुस्तान का वोटर बताएगा और अभी इसमें 1 साल पेंडिंग है। बीजेपी को अगर हिंदुस्तान के अंदर फिर से सरकार बनानी है तो जम्मू कश्मीर बहुत अहम है उनके लिए। जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज़ उन्होंने रेज़ किए थे प्री 2014 उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले 370 के ऊपर अमल करना पड़ेगा और वो बीजेपी सरकार कर सकती है, उनके हक में, उनके पावर में है। और 35A के ऊपर उनको कुछ करना पड़ेगा, रोहिंग्यास को यहाँ से डिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इन इश्यूज़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेती है और J&K के अंदर इस समय गवर्नर रूल है, इनडायरेक्टली बीजेपी का रूल है क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो गवर्नर उनके कंट्रोल में होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर बीजेपी करती है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ 2019 के अंदर बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा मेजॉरिटी में आएगी। इस तरह से गवर्नर रूल लागू कर दिया गया और अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, कितनी सिक्योर यात्रा होगी ये आपको क्या लगता है? नहीं, यात्रा सिक्योर होगी क्योंकि अगर तो पीडीपी बीजेपी की सरकार होती तो हमारे बेल्ट फोर्सेस के हाथ बंधे रहने थे। आज गवर्नर रूल है और फोर्सेस को कोई बाइंडिंग नहीं है, उनको कोई मजबूरी नहीं है, उनके हाथ खुले हैं। तो हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स इतने एफिशिएंट हैं कि अपने सिटीजन्स की वो अच्छे से देखभाल कर सके और उनकी सिक्योरिटी पूरी देख सकें कि इनकी क्या वाकई ये यात्रा पूरी सिक्योर है कि नहीं है। पिछले साल से मैं कहूँगा इस बार गवर्नर रूल में यात्रा बिल्कुल सिक्योर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, मैं तो जम्मू के लोगों को, जम्मू के डोगरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जम्मू के लोगों को जम्मू के पॉलिटिकल लीडर्स ने ट्रीट किया है, हमें उस चीज़ से थोड़ा सा सबक लेना चाहिए, हमें खुल के बाहर आना चाहिए। जैसे कश्मीर के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे जनसभा करने से डरता है क्योंकि वहाँ की पब्लिक उनको क्वेश्चंस रेज करती है, तो वही एटीट्यूड हमें अपनाना पड़ेगा। जम्मू के डोगरों को खुल के बाहर आना पड़ेगा और अपने लीडर्स को हमें जवाबदेह बनाना पड़ेगा कि आपने हमारे साथ क्या किया, क्या प्रॉमिसेस करके आप सरकार में गए थे या एमएलए बने थे या मंत्री बने थे, और क्या उन प्रॉमिसेस में आपने क्या कार्रवाई की और क्या काम ऐसे किए जिससे जम्मू को फ़ायदा हुआ। जब तक हम ये क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे उनके ऊपर, उनको जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तो जम्मू के लोगों का भला नहीं हो सकता। मेरी यही अपील है जम्मू के डोगरों को, अक्रॉस द कास्ट, कलर, क्रीड, ये सब छोड़ के, जब हम ब्राह्मण होते हैं हम डिवाइडेड हैं, जब हम राजपूत, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गुज्जर, बकरवाल, मुस्लिम हो जाते हैं तो हम डिवाइडेड हो जाते हैं, लेकिन जब हम डोगरा हो जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको यही अपील करूंगा कि हम डोगरा बने, एक आवाज़ बने, और जो कश्मीर की फोर्सेस हैं जो हमसे कम हैं, हमसे कमज़ोर हैं लेकिन हमारे ऊपर राज कर रही हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमें एक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ JJSF से पुष्विंदर सिंह। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि हम डोगरास को मिलजुल के कार्य करना चाहिए ताकि कोई हमारे आगे ना आए। तो अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।